हेलो गुड हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है श्री गीते संस्थान में। तो आज हम सभी को बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। यानी बायो आखिर है क्या? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आखिर है क्या? हम इस चीज से अवगत कराएंगे कि बायोलॉजी में सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इसको कैसे समझना है। बायोलॉजी आखिर है क्या, यानी जीव विज्ञान आखिर है क्या? हम आज सभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी यानी जीवित या सजीवों का अध्ययन। ये जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, जिसमें हम लोग जीवों के जीवन रहस्य और जीव प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन यानी सजीवों का अध्ययन ये जीव विज्ञान कहलाता है, जिसमें हम जीवों के जीवन रहस्य और जीव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी जिसमें जीवों के जीवन रहस्य एवं जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जिसमें जीवों के जीवन रहस्य और जीवों में होने वाले जीव रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और ये जो जीव जगत है यानी जीव विज्ञान है, इसमें हम लोग सबसे पहले दो चीजों का अध्ययन करते हैं। यानी एक तो हो गया है जीवों के जीवन रहस्य एवं दूसरा जैविक रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। ये जो फादर ऑफ इसके जो अगर पिता के बारे में पूछेंगे यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके पिता अरस्तु कहलाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं। और ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसे एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक नहीं लिखा। यानी बायोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द लेमार्क और ट्रेविडिनस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविडिनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में दिया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। लेकिन जब पूछेगा बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया था, तो बताना है लेमार्क और ट्रेविडिनस। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं भी होती है। पहला होता है बोटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। यानी बोटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो होता है जूलॉजी, जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी एक पेड़ पौधा से रिलेटेड होता है, दूसरा जीव जंतु से रिलेटेड होता है। ये जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की शाखाएं जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। पहला होता है बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। यानी जिसे बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। यानी जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। नहीं, ये जो पहला बोटनी है, इसे यानी वनस्पति विज्ञान, यानी जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे
वनस्पति विज्ञान करते हैं यानी बोटनी करते हैं, और फादर ऑफ बोटनी पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दूसरा है जूलॉजी, यानी जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, यानी जूलॉजी। यानी फादर ऑफ जूलॉजी पूछेगा तो इसका जो जनक हो, यानी जूलॉजी के जो जनक होंगे, इसके जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि जीवों में जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी बायोलॉजी का जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आखिर जनन होता क्या है? नहीं, हम लोग हमें 10 से ही क्लास 9 10 से ही सुनते आने, आखिर जनन होता है तो हम लोग सोचते हैं ऐसे ऐसे करते तो ये होता है, लेकिन आखिर जनन है क्या, ये क्रिया कैसे होता है, ये किस प्रकार होता है, इससे क्या लाभ होते हैं, हमें इसके बारे में जानना कि जनन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनन यानी जो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या फिर वो कोशिकीय जीव हो, यानी चाहे एक कोशिका से उसका निर्माण होता हो या फिर एक से अधिक कोशिका, बहुत से कोशिका से उनका निर्माण होता हो। तो जनन जो होती है जिसमें या तो एक जीव या तो एक से अधिक जीव, यानी दो जीव, या तो एक जीव या तो दो जीव भाग लेते हैं, यानी जनन की जो क्रिया होती है ये बोल सकते हैं जनन वैसी प्रक्रम या जनन वैसी भौतिक जैविक प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ऐसी क्रिया जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी हम वैसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिससे जीवों की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है, उसे जनन कहते हैं। और ये जो जनन है ये एक कोशिकीय व कोशिका दोनों जीवों में होती है, दोनों जीवों में होती है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं जो वैसी प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे, वैसी प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं तथा जिससे जीवों की निरंतरता तथा जिससे जीवों की पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहती है, उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। और ये जीव आखिर क्या है, यानी जनन तो समझ लीजिए जनन क्या है, लेकिन जीव क्या है तो हम देखते हैं आखिर ये जीव है क्या, यानी ऑर्गेनिज्म जो है ये आखिर है क्या। देखो तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं जो सजीव प्राणी या वनस्पति को जीव कहते हैं, सजीव प्राणी या वनस्पति को जीव कहते हैं। जीवों में जनन का मतलब तुम लोग समझ लीजिए जिसमें एक जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे जनन करते हैं। और जीव का मतलब होता है सजीव प्राणी या वनस्पति, यानी जिसमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती हो, यानी जिसमें उपापचय क्रिया होती हो, जिसमें वृद्धि होता हो, विकास होता हो, जिसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी उपापचय की क्रिया होती हो, उसे जीव कहते हैं। जैसे कि हम एक छोटे जीव को ही लेते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है, और एक समय के बाद वो परिपक्व होते हैं। और एक
यानी ये जो क्रियाएं होती है ये जैव प्रक्रिया के यानी जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यानी एक जीव में जब जब वो भोजन ग्रहण करती है तो उसके शरीर में एनर्जी मिलती है, जिससे उसके कोशिकाओं का नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यानी ये सारी क्रियाएं होती है जो जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जिसे उपापचय क्रिया भी कहते हैं। यानी जीवो यानी सजीव प्राणी या वनस्पति को कहते हैं, जीव कहते हैं जिसमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, चाहे वृद्धि हो यानी पोषण क्रिया हो, परिवहन क्रिया हो, उत्सर्जन क्रिया हो या जनन क्रिया हो, ये सारी क्रियाएं किससे होती है? तो जीव एक जीवों में होती है, और जीव हमेशा सजीव प्राणी को ही कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जीवों में जनन, ये चीज तो हम अब क्लियर हो गया, जीवों में आखिर जनन होता क्या। तो ये जो जनन है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले जनन के बारे में, यानी ये जो जनन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम यही इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जनन के प्रकार। इसमें पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, और लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये जो 12 का पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसमें मुख्य रूप से हम लोग अलैंगिक जनन के मुख्य विधियों के बारे में जानेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा और तीसरा यानी मानव जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हम लोग मुख्य रूप से लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से आज जो हम इस चैप्टर में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, आखिर अलैंगिक जनन क्या है। तो आप लोग को हम इससे पहले पता है कि जनन की क्रिया क्या होते हैं, या तो एक या तो दो जीव भाग लेते हैं। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, या तो एक जीव या फिर एक कोशिका। इन्हीं वैसे जनन जिसमें एक जीव या एक कोशिका मिलकर दो जीव का निर्माण करते हो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जनन वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल और केवल एक जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में अमीबा को देख लेते हैं, यानी अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वैसे जनन की क्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जनन की जो क्रिया होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। इससे पहले हम लोग जब असेक्सुअल की जो विधिया होती है उसको जानने से पहले हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में जान लेते हैं कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या होती है। लाइफ स्पेन, यानी जीवन अवधि का मतलब होता है जीवन काल का मतलब नहीं, जब किसी जीव का जन्म होता है, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के जो बीच का अवधि होता है यानी समय होता है वही क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। यानी किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं।
यानी जीवन काल का मतलब होता है किसी जीव का जन्म से लेकर, मान लीजिए कोई भी जीव जन्म लेता है, उसमें वृद्धि होता है, परिपक्व होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, अंत में उसका मृत्यु होता है। यानी किसी जीव का जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो समय अवधि होती है उसे ही जीवन काल कहते हैं। यानी कोई भी जो जीव जन्म लिया है तो उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है। चाहे किसी का कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसका मृत्यु यानी कितने वर्षों के बाद उसका निर्धारित, जैसे मानव का ही लगभग 60 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होना तय है। और लेकिन ये जो मानव है इसमें कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट के कारण भी क्या होता है, बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे, यानी जीवन काल नहीं आएंगे। यानी मान लीजिए कोई भी अब आज हम ही है जो हम घर से भी आते हैं लगभग 20 मिनट 25 मिनट लगता है घर से आने में। अब मान लीजिए बीच में कहीं एक्सीडेंट के कारण मेरी कुछ हो गया, एक्सीडेंट के कारण मेरी मृत्यु हो जाती है, इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरी जो मृत्यु होगी वो अचानक जो मृत्यु होती है ये क्या कहलाएगा, जीवन अवधि नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी मृत्यु जो होती है प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, यानी हमारी मृत्यु जो है एक नेचुरल तरीके से नहीं हुई, जिसके कारण से ये जीवन अवधि नहीं कहलाएगा। ये एक्सीडेंट के कारण हुआ या फिर किसी कारण बस हुआ, ये एक्सीडेंटल मृत्यु जिसके कारण से ये जीवन अवधि के अंतर्गत नहीं रखा। लेकिन मानव का नॉर्मली मृत्यु यानी जीवन अवधि रखा गया वो 60 वर्ष रखा गया है। या फिर तितली का ही देख लीजिए, उसका लगभग 1 से 2 सप्ताह होता है जीवन अवधि। गाय का देख लीजिए लगभग 20 से 25 वर्ष इतना दिन तक वो जीवित रह सकता। यानी इस पृथ्वी पर जो भी जीव जन्म लिए हैं उसका मृत्यु होना निश्चित है, चाहे भले कुछ जीव जल्दी मर जाते हैं, कुछ जीव बहुत लेट से यानी इसकी मृत्यु होती है। अभी देखिए पीपल और आम की वृक्ष का बात, बरगद और आम की वृक्ष की बात करते हैं। आम का वृक्ष लगभग 200 वर्ष से जीवित रहता है, लेकिन उसकी तुलना में जो पीपल का वृक्ष है यानी बरगद का, वो लगभग 2000 वर्ष पुराना होता है। यानी पीपल वृक्ष 2000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो दोनों में कितना अंतर है, यानी दोनों भले ही पौधे हैं लेकिन दोनों की क्या मृत्यु जीवन अवधि में बहुत अंतर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं किसी का आकार देखकर हम नहीं बोल सकते उसकी मृत्यु क्या होगी, बहुत जल्दी हो सकती है, किसी का मृत्यु बहुत लेट से होगा। यानी कौवा और तोता कोई देख लीजिए, दोनों की मृत्यु में बहुत अंतर है। कौवा और तोता का 140 वर्ष होता है, इन दोनों के जो जीवन काल की अवधि होती है दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे मानव में देख लीजिए, मानव का लगभग 60 वर्ष होता है, लेकिन तितली का लगभग 1 से 2 सप्ताह के लिए होता है, बस जीवित रहता है। इन दोनों की जीवन अवधि में क्या है, बहुत अंतर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो विभिन्न जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कोई जीव ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं और कोई जीव कम ही समय तक जीवित रह सकते हैं। किसी आकार आधार पर हम नहीं बोल सकते कोई जीव बड़ा बहुत बड़ा तो उसका जीवन क्या होगा, बहुत लंबा होगा, और कोई जीव छोटा उसका जीवन काल बहुत कम होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। यानी किसी का हम जीव का निर्धारण उसके आकार के आधार पर नहीं करते, यानी किसी के जीवन अवधि का निर्धारण जीव के आकार के आधार पर नहीं किया जा सकता। जो जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु होना निश्चित है, ये तो पृथ्वी पर सत्य हमेशा से सत्य है। यानी जो जन्म लिया उसका मरना तय है, निश्चित है। अब हम लोग इसके अलावा लैंगिक जनन की कुछ अलिंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में जान लेते हैं। आखिर अलिंगिक जनन है क्या? अलिंगिक जनन की मुख्यतः इस चैप्टर में मुख्यतः 5 या 6 विधियां हैं। अलिंगिक जनन की विधियां जिसके बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणुजनन, चौथा है खंडीभवन, और एक है पुनरुद्भवन। एक जो है कायिक जनन वो अलिंगिक जनन के अंदर हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन ये जो लैंगिक जनन है अलिंगिक जनन है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम इनके बारे में पढ़ना एक एक करके। ये जो विखंडन इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। एक होता है बहुखंडन। और एक चीज, ये जो अलिंगिक जनन की विधियां हैं इसमें हम लोग मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन का प्रयोग करते हैं। यानी जो विखंडन क्रिया होती है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। यानी जब वैसी क्रिया जिसमें एक का 2 भागों में डिवाइड, यानी एक जीव का 2 भागों में टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे, विखंडन कहते हैं। इन वही जीव जब 2 से अधिक भागों में डिवाइड होगा काटेंगे तो उसे बहुविखंडन कहते हैं।
मुकुलन में बट का निर्माण होता है, बीजाणु जनन, खंडीभवन, पुनरुत्पन्न। यानी हम एक ही करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे इसी चैप्टर के अंतर्गत है। जान लेते हैं आखिर जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीव को दो भागों में बांटा गया, एक होते हैं एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। यानी ये जो एक कोशिकीय जीव है, यानी वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बने हो, यानी एक ही कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं संपादित होती हो, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया इसे बहुकोशिकीय, यानी वैसे जीव जिसका शरीर एक सदी यानी अनेकों कोशिका से बने उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जंतु सभी, ये सभी जीव इसके अंदर आएंगे बहुकोशिकीय जीव के अंदर। जैसे कि मनुष्य, और ये जो विभाजन किया गया है वो कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। यानी वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने उसे एक कोशिकीय बोलते हैं, और वैसा जीव जिनका बहुत सारी कोशिका से बने उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। और बहुकोशिकीय यानी जीव हमेशा क्या होंगे, एक कोशिकीय तो बहुकोशिकीय। और ये जो जीव है इसमें क्या होंगे, दोनों में जनन क्रियाएं होती है। एक कोशिकीय जीव में हमेशा क्या होता है, अलिंगिक जनन होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में हमेशा लैंगिक जनन होता है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, उसके थोड़ा बहुत लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक चीज और देख लेते, यानी ये जो जनन है जीवों में जो जीव परिक्रम होती है, इसमें 4 क्रियाएं होती हैं जीव परिक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से। पहला पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। यानी ये सारी क्रियाएं जीव रश्मि क्रिया के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती है। यानी जब जो भी जीव होंगे उसमें ये सारी क्रियाएं होती है, चाहे वो सजीव हो, चाहे सजीव में पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, इन सारे जीवों में ये सारी क्रियाएं होती है। यानी जीव रश्मि क्रियाएं जो भी होंगे उनमें ये सारी क्रियाएं, यानी भोजन पोषण निर्माण होगा, यानी भोजन का सांस लेंगे, परिवहन क्रिया होगी, उस तरह की। यानी सबसे पहले हम लोग जो भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा, यानी भोजन का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप वो एनर्जी में टूट जाता है, वो एनर्जी भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके बाद शोषण क्रिया में जो होता है भोजन के विखंडन के फल से हमारे शरीर में CO2 का निष्कासन, CO2 का निर्माण होता है, या फिर कुछ औषधि पदार्थों का भी निर्माण होता है, जो हमारे शरीर फिर परिवहन के माध्यम से एक अंग से दूसरे में पहुंचता है और फिर उस क्रिया द्वारा शरीर से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जान चुके से पहले इतने पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर इसलिए बता देता कि जैव रासायनिक प्रक्रिया आखिर होती क्या है और उसमें कौन सी चीजें आती है, क्रियाएं होती है, ये सभी क्रिया मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा जनन भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, जनन भी आते हैं। तो यही इसी का एक भाग है जनन, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 में जीवों में जनन कैसे होता है, आखिर जनन के उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम जनन तो समझ, जनन क्या है, यानी जनन के द्वारा एक जीव से अनेक, जनन के द्वारा जिसमें एक जीव या एक कोशिका से एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण होता है। और ये जो जनन क्रिया है इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जनन की करने के 3 लाभ होते हैं। यानी पृथ्वी पर जनन की विशेषताएं पूछेगा कोई क्वेश्चन तो हम लोग बोल सकते हैं, जनन करने से पृथ्वी पर जातियों की निरंतरता बनी रहती है। यानी पृथ्वी पर कई सारी जातियां उनकी क्या निरंतर बनी रहती है। यानी मान चलिए कोे भी जीव है, मान चलिए 2 लोग हैं, जिसका न्यूली कपल है, जिसका
जो मैरिड हुआ है, शादी के बाद मैंने उनके दोनों के बीच क्या हुआ, जनन क्रिया हुई है, जिसके फल से कोई बच्चा का निर्माण नहीं हुआ। उसका क्या हुआ, वो पीढ़ी दर क्या हुआ, वहीं पर समाप्त हो गया, यानी उससे नए वंश का निर्माण नहीं है, जन्म नहीं हुआ। जो बोलते थे मेरे माता पिता ये है, अब कौन जाने वो कौन थे, नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके बच्चे तो वो बोलते मेरे माता पिता ये थे, लेकिन उसका जन्म ही नहीं हुआ, क्या हुआ, उसका जो जातिगत वंश वहीं पर समाप्त हो गया, उसके कोई वंश नहीं रहते। यानी हम लोग बोल सकते हैं जनन से क्या होता है, नई जातियों का विकास होता है, निरंतरता बनी रहती है, इससे विभिन्नताएं भी आती है। यानी जीवों में जो विभिन्नताएं, यानी पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं उससे जीवों में लगभग डीएनए सबका सेम ही होता है, मैच ही होता है, लेकिन 0.1% जो गुण होता है डीएनए जीन, वो एक दूसरे जीव से भिन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें नए गुण आते हैं जो के लिए लाभदायक होते हैं, जो उसमें विभिन्नताएं लाते हैं। तो हम बोल सकते हैं पहला जीवों की जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, दूसरा विभिन्नताएं लाने के लिए, और तीसरा बोल सकते हैं जो पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए और जैव विविधता का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जनन अनिवार्य, आवश्यक है, अनिवार्य। यानी जनन की ये सभी विशेषताएं, पृथ्वी पर जनन की ये सारे विशेषताएं हैं। यानी ये जो पृथ्वी है, यानी इस पर निरंतरता कैसे बनी रहती है, ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर जो है बनी रहती है, इसी प्रकार से पृथ्वी पर बनी रहती है। तो जीवन, यानी यहाँ पर इसका कोई बच्चा जन्म जिसके कारण इसका वंश क्या वही समाप्त, अगर मान लीजिए इसका कोई बच्चा हो तो क्या होता है, इसकी पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो, जिस कारण से इसकी पीढ़ी यही समाप्त हुई, जिसके कारण उसका कोई वंश आगे नहीं बढ़ता। हम लोग बोल सकते हैं पृथ्वी जीवों में जनन इसीलिए अनिवार्य कि जीवों की निरंतरता बनी रहे, पृथ्वी पर जैव विविधता में संतुलन भी बना रहे, विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो, और नए जीवों में यानी जनजातियों में वृद्धि भी उत्पन्न हो। ये सारी चीजें जीवों में विविधताएं उत्पन्न करती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवों के जो जनन के जो उद्देश्य है, यानी ये 3 उद्देश्य होते हैं। पहला हम लिखते हैं जनन के उद्देश्य, ये जनन की विशेषता है। पहला लिखते हैं जीवों की जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, दूसरा विभिन्नताएं लाने के लिए, विभिन्नताएं लाने के लिए, और तीसरा जो है पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता एवं जैव विविधता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने, यानी इन 3 चीजों, यानी पृथ्वी पर जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, विभिन्नताएं लाने के लिए, पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता एवं जैव विविधता बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जो अनिवार्य है, इसीलिए बोलते जाति वृद्धि के लिए, जातियों में वृद्धि के लिए, जातियों में वृद्धि के लिए। यानी जनन की विशेषता होती है, यानी ये 4 चीजें हम लोग बोल सकते हैं जनन की क्या उद्देश्य होते हैं, तो ये 4 चीजें होती है यानी हमारी पृथ्वी पर, यानी जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, विभिन्नताएं लाने के लिए, जैव विकास का संतुलन बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवों की बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ जातियों में वृद्धि के लिए भी हम लोग पृथ्वी पर जनन क्रिया करते हैं, जिससे एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, और हमारी पृथ्वी पर इसका संतुलन हमेशा बना रहता है। उस वंश की जो जाति होती है उसका हमेशा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका जो वंश होता है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहता है, जिससे उस पृथ्वी पर जीवों की जातियां बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।
कथी करता है आज के लिए हमको